काम की बात बोर्ड पे आ जाएगी यहाँ साइड में ना, तो फिर उसकी इंपॉर्टेंस जीरो कर देंगे हम लोग। ध्यान से सुन लो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं सीधा सा बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, ये इस पैराग्राफ के में काम की बात है, NP 126। ठीक है बच्चे। अब उसमें किसका ये कॉन्फ़िगरेशन ओबे नहीं हो रहा, सारे बच्चे जानते हैं, सारी जनता जानती है, हीलियम को छोड़कर सारे इसको ओबे करेंगे। ओके, फिर काम की बात ढूंढ लेते हैं, क्या लिखा उसने। प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक लाइक दैट ऑफ अदर्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड समझ गए होगे आप लोग, क्लियर ना। कौन कौन, बोरोन, एल्यूमिनियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस सेकंड पीरियड के मेंबर्स हैं। इनमें कौन एब्सेंट है, सारे बच्चे जानते हैं। एब्सेंट कौन है, डी ऑर्बिटल्स। ठीक है जी। द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन द सेकंड पीरियड एंड प्रेजेंस ऑफ डी एन एफ इन हैवियर, इसके नीचे, क्लियर। रिमेनिंग all have empty d orbitals, बाकी सबके पास empty d orbitals है। अब इसके फायदे नुकसान क्या होंगे। जो सेकंड पीरियड का मेंबर है, सेकंड पीरियड, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो, तो ये अपने ऑक्टेट को कभी भी एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, ये अपने ऑक्टेट को कभी भी एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, जबकि इसके नीचे वाले अपने ऑक्टेट को क्या कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। कुल मिलाकर ढेरों प्रॉपर्टीज जिससे क्या होंगी, कंट्रोल होंगी। अगर आप सुनना और समझना चाहते हो तो इसके फायदे नुकसान क्या है। इसने कभी भी नो एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, इसने अपना ऑक्टेट कभी एक्सपेंड नहीं किया। ये क्या कर सकता है, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट करवा सकता है, बस। अब इस पूरे को रिवाइज कर लें, जिससे इसके अंदर की सारे पैराग्राफ की काम की बातें यहाँ आ जाएंगी। पहली बात ध्यान से सुना भी, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP 126, हीलियम को छोड़कर सेकंड पीरियड में डी है नहीं, बाकी सब में एम्प्टी डी है, इसीलिए अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते, जबकि इसके नीचे वाले सारे एक्सपेंड कर सकते हैं। इतनी सी बात है इसके अंदर। और सारे बच्चे जानते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर मेटल्स भी हैं, क्लियर ना, मेटलोइड्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी हैं, क्लियर। जनरली एस ब्लॉक की बात करें तो सारे ही नॉन मेटल है, डी की बात करें सारी मेटल है, एफ की बात करें सारी मेटल है। ये ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर सभी मिलेंगे आपको, मेटल्स भी, नॉन मेटल्स भी, मेटलोइड्स भी। ठीक है जी, आगे बढ़ूं मैं। इसका स्क्रीनशॉट मैं ही सेंड कर दूंगा बच्चे, थोड़ा टाइम सेव कर लो। अगर है ना मौके सर हम थोड़ा सा कंट्रोल करके ना चीजों को, मैं किसी एक बच्चे को भेज दूंगा, बाकी शेयर कर लेना एक दूसरे के साथ। ठीक है, बस सुनते और समझते जाओ, जिससे आपका फायदा ज्यादा से ज्यादा हो जाए। इसके मेंबर्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और आगे है बिस्मथ। ठीक है जी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये इसके मेंबर्स है। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है बिस्मथ। अब थोड़ा सा मेरे को ध्यान से सुनो, मैं यहीं लिख देता हूं मेंबर्स के नेम। नाइट्रोजन, क्लियर, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये इसके मेंबर्स हो गए। और कोई काम की बात ढूंढ लेते हैं जी। सबसे पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस लिखना था ना इसको। स्टार्ट के जो मेंबर्स हैं वो सबको पता है नॉन मेटल है, आगे जाते जाते कौन है, मेटलोइड है, और लास्ट वाला कौन है बच्चे, मेटल है। ठीक है जी, नॉन मेटल, मेटलोइड, मेटल, कहीं कंफ्यूजन हो इमीडिएटली डिस्कशन करना बनता है। दीज एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड द, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पिनिकोजन्स। आपको शायद याद भी आ गई होगी 11वीं क्लास, क्लियर ना। मीन होता है सफोकेटिंग ओडर, ये लिखा हुआ है। एंड देयर रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स आर पिनिकी, जैसे पिनिकोजन है ना, वैसे पी निक्टाइड्स बोल दोगे इसको। एंड वी गो डाउन द ग्रुप, देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम नॉन मेटल, वो लिख दिया मैंने, मेटल, मेटलोइड, ये धीरे धीरे चलता जाएगा। तो यहां तक का पैराग्राफ इसमें कवर हो गया है।
नॉन मेटल है, मेटलोइड है, मेटल है, पिनिकोजेंस बोल रहे हो आप इनको, ये हमें सीखना है। चलो द फर्स्ट टू मेंबर हो गया कि नॉन मेटल है, फिर मेटलोइड है, फिर मेटल है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NS2NP इनका 3 है, क्योंकि 1 और 2 ऑलरेडी पढ़ चुके हो, 1 to 6 है ना, तो वो ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कौन सा वाला? तुम्हारा कार्बन फैमिली पढ़ चुके हो और बोरोन फैमिली पढ़ चुके हो। ये इस पूरे के अंदर डिस्कशन था 3 लाइनों का। बस एक खास बात और, जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं, दीज आर हाफ फिल्ड एलिमेंट्स, जिनका आउटर मोस्ट कैसा है, NS2NP3 होने से हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। बोलो जी, जो मैंने पैराग्राफ था उसमें से काम की बातें 3 निकालकर साइड में रख दी हैं। चलो फिर उसने कहा जी अकरेंस की बात करें, तो मैं अकरेंस पे भी अपना स्टेटमेंट दे दूं। जो आपके पास मोलिकुलर नाइट्रोजन है, क्लियर, जो आपके पास मोलिकुलर नाइट्रोजन है, सारे बच्चे जानते हैं 78% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। ये कहां पर? इन द एटमॉस्फेयर, क्लियर। एटमॉस्फेयर में ये मुझे कितनी मिलती है जी? हाँ बोलो, गुड मॉर्निंग। ये तीसरा पेज है बच्चे, स्क्रीनशॉट भेजूंगा। मैंने भी बोला था तू 5 मिनट लेट आया, कल 8:25 पे पूरे आ जाना। 7 मिनट लेट आया, पूरे 8:25 पे आ जाना कल। मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा बच्चों को, मैंने बोल दिया है। और श्योर है कि मैं बिना रिवीजन के निकलता ही नहीं हूं, तो रिवीजन भी करूंगा, ठीक है। टेंशन मत ले, मेरा काम है, मैं तुझे ऐसे अरेंज करके दूंगा, तू बोलेगा सर बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है ना। टेंशन मत ले, जो तेरे को अच्छा लगेगा वैसे भेजूंगा। बस अब थोड़ा सा सुन ले ध्यान से ना, जिससे नुकसान लीस्ट नुकसान हो। रिवीजन करूंगा, टेंशन मत ले। इन द अर्थ क्रस्ट इट अकर्स एट सोडियम। अब मुझे इसके अलावा कंपाउंड कौन से मिलते हैं जी? NaNO3, KNO3, इस पर भी छोटा मोटा क्वेश्चन बन जाता है। इसको चाइल्ड और इसको हम बोल देते हैं इंडियन। है दोनों के दोनों सोल्टी, है दोनों के दोनों सोल्टी, PETRE। पेपर में देखोगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपको क्वेश्चन मिलेगा। NaK, इंडियंस काले हैं तो K, ये हो गया इंडियन, ठीक है जी। तो KNO3 इंडियन हो गया, और चाइल्ड या चिली बोल देते हैं कई बार, अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है। CHILE चाइल्ड, सोल्ट पीटर बोलते हैं इसको। चलो इतनी बात हो गई है। इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, वो तो सबको पता है। अगर आपने मेरे साथ में थोड़े बहुत हल्के फुल्के भी प्रोटीन्स पढ़े थे, तो उसके अंदर अमाइनो एसिड पढ़े, और अमाइनो एसिड के बारे में जितने बच्चे भी क्लास में बैठे हैं सब जानते हैं। और एक बात बता दूं, जिस चैप्टर को आप पढ़ने जा रहे हो, क्लियर ना, मिनिमम क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मिनिमम 4 क्वेश्चन कहीं नहीं गए नीट के अंदर, इसमें से मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम, क्लियर। तो इसीलिए इस चैप्टर को लूज करना मतलब सॉलिड सॉल्यूशन, जैसे चैप्टर 2 कर लिए और पैरेलल में अकेला पी ब्लॉक कर लिया, ये सोच लो आप। 2 क्वेश्चन वहां से आते हैं 2 चैप्टर से, क्लियर है। तो इसीलिए पहले मैंने अवेयर कर दिया, नुकसान आप ही का है, तो वो क्यों करवाएं हम लोग, जानबूझ के क्यों नुकसान कराएं। तो इसके अंदर आपको पता है कार्बन होएगा, नाइट्रोजन होएगा, COOH होएगा, और सारा डिस्कशन किसके बारे में चल रहा था? नाइट्रोजन। तो प्रोटीन्स के अंदर ये आपको मिलता है, ओके। तो इसने लिखा इट इज फाउंड इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। चलो आगे बात करते हैं, चौथे नंबर पे बात करते हैं। क्या लिखा जी? फास्फोरस अकर्स इन द मिनरल ऑफ द एपेटाइट फैमिली। ये क्वेश्चन पक्का बोर्ड हमारे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। फॉर्मूला ऑफ एपेटाइट, पहले तो मैं जनरल फॉर्मूला लिखूंगा, CA3PO होल ट्वाइस, ठीक है, CaX2, और इस X की जगह पे मैं फ्लोरीन भी लिख सकता हूँ, क्लोरीन भी लिख सकता हूँ, क्लियर, हाइड्रोक्साइड। और कुछ बच्चों को याद आ जाएगा, हमारे दांतों का जो इनेमल है ना, ये बनता ही किससे है? एपेटाइट से। तो आपको याद होएगा चैप्टर का नाम था इक्विलिब्रियम, उसमें था केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें था ली चैटलियर प्रिंसिपल, उसमें था टूथ डिके। मतलब अगर हम मीठा खाते हैं ना, तो हमारे मुंह में फर्मेंटेशन होने से एसिड बनता है H+, वो H+ इस एपेटाइट इस एनिमल से रिएक्शन करके इसका टूथ डिके होने लगता है। तो ये जो मैंने लिखा ना CA3PO4 होल ट्वाइस, इसने इसका 3 टाइम्स लिखा हुआ है फॉर्मूला, ठीक है ना। ये देखो, ये 3 को 9 कर गया, ये तुम्हारे पास 2 को 6 कर गया, बाकी वैसे के वैसा ही है। तो अगर इसको CF2 तो बोलते हैं फ्लोर एपेटाइट, अगर ये CaCl2 तो क्लोर एपेटाइट,
अगर ये CaOH होल ट्वाइस तो बोलते हैं इसको हाइड्रोक्सी एपेटाइट। मेन आपको समझना क्या है, इसको लिखने का तरीका Ca 3 को 9 कर गया, PO4 ट्वाइस को 6 कर गया, और ये वैसे के वैसे ये फ्लोर एपेटाइट ऐसे करके आप इसको बना सकते हो। विच आर द मेन कंपोनेंट फॉस्फेट रोक्स, इसको काम की बात नहीं है, जो मैंने बताना था एपेटाइट फैमिली, जिसको मैंने बार बार आपसे बोलना है, एपेटाइट फैमिली पे डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करता है। एपेटाइट फैमिली का फॉर्मूला आपके सामने Ca3PO4 3 टाइम्स करके लिखोगे तो उसको कंबाइन करके लिखा उसने, और उसमें कोई खास बात थी नहीं। ओके, Phosphorus is an essential constituent of animal and plant matter. It is present in bones. ये लो जी, इसके साथ साथ में bones लिख लो। As well as in the living cell, कोई नहीं पूछेगा। Phosphoproteins are present in milk and egg. Clear? Phosphoprotein, और इसके बारे में शायद आप ज्यादा जानते हो, मुझे उतनी इंफॉर्मेशन इसके बारे में है भी नहीं। Phosphoproteins in milk and eggs, arsenic, antimony and bismuth are found mainly as sulfide मिनरल्स। अगर याद ना हो तो मैं आपको याद करवा दूं, हमारा सरफेस केमिस्ट्री As2S3, हमारा सरफेस केमिस्ट्री Sb2S3, हमारा सरफेस केमिस्ट्री Bi2S3, इनका मेन एग्जिस्टेंस किस फॉर्म में होता है, सल्फाइड्स। अब जितनी जनता अभी अभी ज्वाइन की है या फिर लेट ज्वाइन की है, उनके लिए एक रिवीजन है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 पहले पेज से शुरू हो गया भाई। हीलियम का ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलता, सेकंड पीरियड में डी नहीं है, इसलिए अपने ऑक्टेट का एक्सपेंशन नहीं कर पाते। बाकी सबके अंदर एम्प्टी डी है, दैट्स व्हाई दे कैन एक्सपेंड देयर ऑक्टेट। पी ब्लॉक के अंदर एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड भी है। चलो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये इसके मेंबर्स हैं। स्टार्ट के 2 नॉन मेटल हैं, अगले वाले मेटलॉइड हैं, लास्ट वाला मेटल है। इनको पिनिकोजेंस बोलते हैं क्योंकि इनके कंपाउंड में सफोकेटिंग ऑर्डर है, सफोकेशन होती है, सफोकेटिंग ऑर्डर। और कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3 है जो हाफ फील्ड है। अकरेंस की बात चली, नाइट्रोजन 78% बाय वॉल्यूम एटमॉस्फेयर में है। Na और K नाइट्रोजन के 2 फॉर्म है, चाइल्ड सोल्टपीटर और इंडियन सोल्टपीटर। प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड के अंदर नाइट्रोजन है। फास्फोरस की बात चली तो एपेटाइट फैमिली, Ca3PO4 अगर फ्लोरीन हो तो फ्लोर एपेटाइट, क्लोरीन हो तो क्लोर एपेटाइट। इसके अलावा बोन्स में, फोस्फोप्रोटीन्स में और आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं, इनकी अकरेंस है। जो लेट ज्वाइन किए थे उनका रिवीजन करवा दिया अभी मैंने। इस टेबल को करने की जगह एनसीईआरटी की टेबल करनी है, मैंने एनसीईआरटी की टेबल भी लगा दी है। इस टेबल में दिक्कत क्या है अभी पता चलेगी, मैं आपको बताता हूं। उससे पहले मैं एनसीईआरटी वाली समझा दूं आपको। सुनो जी, ये नाइट्रोजन 7, 15, 33, 51, 83 याद हो, अच्छी बात है, नहीं याद हो और भी अच्छी बात है, कोई चक्कर नहीं है। एटॉमिक मास 14, 31, 75, 122, 209 याद हो, अच्छी बात, नहीं याद हो तो और भी अच्छी बात है। ऐसा क्यों बोल रहे हो, इनकी नीड नहीं पड़ती, इतने समझदार हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल के इतने सारे चैप्टर कर लिए। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पेपर वाला देता है। चलो काम की बात, आउटर मोस्ट P3, 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 P3 और सारे समझ गए। ग्रुप से नीचे चलोगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ चलता जाएगा। ओके चलो, आयोनाइजेशन एनर्जी 3 है इनकी। क्लियर, ये मेरा काम शुरू हो गया। इंडिविजुअल भी बात करेगा वो। आयोनाइजेशन एनर्जीज 3 है इनकी, और क्यों 3 है सारे बच्चे समझते हैं। NS2NP3 ये 3 इलेक्ट्रॉन आप डोनेट कर सकते हो, ठीक है जी। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सोचो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा ही डिफिकल्ट है। मैं इंडिविजुअल बात करूं, नाइट्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन ये देखो, और एक जनरल बात कर लेना टॉप टू बॉटम। 1402 घट गया और घट गया, क्लियर, यहां और घट गया और घट गया। चलो शुक्र है। आयोनाइजेशन एनर्जी 1 कॉन्टिन्यूअसली क्या कर रही है, डिक्रीज। 1400, 1000, 987 कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज, नो एक्सेप्शनल केस। उसके बाद जब एक्सेप्शनल नहीं है तो आप विनर हो गए हो। टॉप टू बॉटम इट शुड बी डिक्रीजेस, तो डिक्रीज कर रही है बिकॉज साइज इंक्रीजेस। और साइज का और आयोनाइजेशन एनर्जी का डी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट सब किया हुआ है, इनवर्स का रिलेशन है। 28, 1900, 1700, 1500 चलो शुक्र है। आयोनाइजेशन एनर्जी 2 भी कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है। आयोनाइजेशन एनर्जी 2 भी कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है। आगे
45, 29, 27, 24, 24 ये हल्का सा इंक्रीज किया बिस्मथ में जाकर, क्योंकि अब हल्का हल्का इस पे क्या लगना शुरू हो गया, जिसको बोलते हो लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन, स्लाइटली स्लाइटली। क्लियर? तो लेस और मोर आप थर्ड के बारे में भी सेम बात बोल सकते हो, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। सेम बात बोल सकते हो कि आयोनाइजेशन एनर्जी 1 2 3 कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज है। इतनी माइन्यूट लेवल पे क्वेश्चन बनने के चांस नहीं है। किस माइन्यूट लेवल पे? जो हाईलाइटेड है ये वाला। बाकी कॉन्टिन्यूसली सब डिक्रीज कर रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही कॉन्टिन्यूसली 3 2 2 1.9, ये अप्रोक्सीमेट यही बोल सकते हो, टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है। तो अगर मेरे से आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करने के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो बिना टेंशन के बोलूंगा डिक्रीज कर रही है। अगर कोई बच्चा पूछेगा सर लास्ट में 1.9 क्यों है, भाई लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन में बिस्मथ में ना, आप सारे समझदार हो, नहीं हो तो थोड़ा याद करो, डी ब्लॉक एलिमेंट पड़ा था, ईएनसी बढ़ गया था और उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो गई। बिस्मथ में लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन चलता है, रेडियस में कोई टेंशन नहीं है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे क्या लिख लिया, रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज। ठीक है जी। अब है आपके पास आयोनिक रेडियस 171, ठीक है, 212। अब उसने ना बी लिखा, बी लिखा, सी लिखा, ये क्यों लिखा? तो ये चीज यहां हमने ना अपने सिनॉप्सिस में मिस कर दी थी यहां जाकर, तो इसलिए मुझे एनसीईआरटी वाली लाइनें उठानी पड़ी। क्लियर? मिस क्या था बच्चे कि जो आयनिक रेडियस है 171 212 200 यहां तक तो आयनिक ही है, मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस और आर्सेनिक -3 यहां आयनिक। अगर N-3, ठीक है, AS -3 और इसके बीच में था फास्फोरस, सॉरी फास्फोरस -3, फॉस्फाइड AS -3, ये कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, इंक्रीज। और आगे जाकर ना उसको क्या कर गया, वो B से C बना गया। तो यहाँ C पे हमने पता क्या लिख रखा है, क्लियर? जैसे A हमने सिंगल बॉन्डेड लिखा हुआ है, यहाँ हमने B E-3 लिखा हुआ है, C हमने E+3 लिखा हुआ है। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो क्लियर। तुम आर्सेनिक के बाद एंटीमनी में +3 बना रहे हो और बिस्मथ में +3 बना रहे हो, क्लियर? तो सडन बच्चा कई बार चेक पता है क्या करने निकलता है, सर देखो ना रेडियस जो है ना आयनिक वाली वो घट गई। बच्चे ये स्टार्ट वाले तो थे ट्राई नेगेटिव -3 वाले, ये स्टार्ट वाले 3 कौन थे, -3 वाले। बाद वाले 2 कौन है आपके पास, +3 वाले। क्योंकि स्टार्ट के 3 तक तो मैं एनायन बना दूंगा, बाद वालों के लिए मैं एनायन बनाने में कैपेबल नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए आपको समझना क्या है, आयनिक रेडियस अगर सेम कंपेयर हो रही है, माइनस तो वो भी इंक्रीज करनी है, प्लस तो वो भी इंक्रीज करनी है। तो स्टार्ट के 3 उसने एनायन कंपेयर किए तो बढ़ ही रहे, और बाद के 2 कैटायन कंपेयर किए तो वो भी क्या हो रहे हैं, बढ़ ही रहे। लेकिन किसी एनायन के कंपेरिजन में कैटायन देखोगे वो तो छोटा ही होएगा ना। ठीक होगी बात? मेल्टिंग पॉइंट्स पे कम से कम पी ब्लॉक एलिमेंट में मेरी तरफ से आपको है कि आप काम मत करो, मेरी तरफ से एक सिंपल सजेशन है, क्लियर? हाँ लिखा हुआ अच्छी बात है। 63 स्टार क्यों लगा रखा है बच्चे, वो बता रहा है वो 63 उसके गैसियस फॉर्म, नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म, क्लियर? 317 1089 904 इनकी फिजिकल स्टेट भी बदलती जा रही है, इनकी फिजिकल स्टेट। दैट्स वाई बड़ी सिंपल सी बात है, इस बोर्ड पे टिकना चाहते हो, कंपेयर ionization energy, those are decreases from top to bottom, reason size increases, electronegativity simple and straightforward decreases, why bismuth is equals to the antimony। बताओ मेरे भाई कि वहां बिस्मथ का ENC बढ़ गया लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन से, रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, इफ ऑल आर सेम एनायंस इंक्रीजेस, इफ ऑल आर सेम कैटायन दैट्स इंक्रीजेस। सिंपल सी बात है। कुछ पता चला ये क्या हो रहा है? तो ये हमारी सिनॉप्सिस की टेबल है, क्लियर? वही डेंसिटी है, तो एनसीईआरटी की कॉपी पेस्ट, कुछ इन्फॉर्मेशन मिस होगी। बच्चा पता है कहाँ कंफ्यूज होता है इस टेबल को करने में, वो कहता है सर देखो ये 3 तो बढ़ रहे हैं, ये अचानक कम कैसे हो गया? अब उसको बताना पड़ता है ये -3 का है, ये -3 का है, ये -3 का है, ये +3 का है और ये +3 का है। अब देखो स्टार तो लगा दिया,
लेकिन नीचे मिस किया हुआ है कि स्टार किसके बारे में, तो ये मोलिकुलर नाइट्रोजन की बात हो रही है, ये P4 की बात हो रही है, ठीक है ना। वही चीज यहाँ मेंशन कर दी गई है कि हम किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे मोलिकुलर नाइट्रोजन, स्टार का मतलब है मोलिकुलर नाइट्रोजन। लो जी आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक रेडियस का डिस्कशन टेंशन फ्री होकर एक लाइन है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज अभी पढ़कर आए हो। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैंने बताया, कोई इसमें रैंडमनेस है, आप किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। फिर भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनिक तो रैंडम किया हुआ है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। वैसे मैं फिर कह रहा हूं, जब पी ब्लॉक में हो तो एमपीबीपी बात मत करो, लेकिन जब डी ब्लॉक में हो तो एमपीबीपी को छोड़ो ही मत, ठीक है रहो मेरे साथ। मेल्टिंग पॉइंट्स increases gradually on moving down to the group, but this increases only up to arsenic. After that, arsenic to bismuth, the MP decreases, the order of MP, the variation. आपको कोई रीजन नजर आ रहा है? आपको कोई रीजन नजर आ रहा है इसके अंदर? यही कह रहा हूं ना, ये इंफॉर्मेशन तो मुझे सिंपल स्टेबल सी पता चल जानी थी। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो जो पिछले साल के बच्चों के साथ मेरा एक्सपीरियंस है वैसा करोगे तो पी ब्लॉक एलिमेंट फिंगर टिप्स पे आ जाना है। नहीं तो दुनिया में यही चिल्लाओगे पी ब्लॉक यार बड़ा गंदा काम है। मैं कह रहा हूं पी ब्लॉक गंदा काम नहीं है, जो लास्ट ईयर के बच्चों ने किया वैसे करो, जो पिछले कई सालों से बच्चे करते आ रहे। तो सबसे पहले समझो आप कर क्या रहे हो। सर मैं ना इसके अंदर एमपीबीपी, मैंने कहा जी पी ब्लॉक के एमपीबीपी को उतना ज्यादा हाईलाइट मत करो। हाँ क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस है, फास्फोरस सॉलिड है, क्लियर, वो मोलिकुलर सॉलिड है। आर्सेनिक एंटीमनी तक का आते आते मेटल बन गए, लेकिन वो मेटल कैसे बने? वो मेटल ऐसे बने, सॉफ्ट मेटल है, दैट्स व्हाई एक 63 है, तो अगर यहाँ आकर 904 है तो ये 504 है, 544 है, तो पंगा क्या है? मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये जो एमपी दे रखे उनमें मेटेलिक बॉन्डिंग भी मैटर करेगी। अब देखो ना, बिस्मथ सिर्फ 3 इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +3 शो करता है। जब उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन ही 3 होंगे डोनेट करने के लिए, उसकी मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होगी तो उसका एमपी भी घट जाना है। अगर मेरे से वो कह रहा है ये रैंडमनेस है कि नाइट्रोजन फास्फोरस तो पीछे पीछे होने ही थे, क्योंकि क्या है ये नॉन मेटल, ये तो पीछे पीछे होने थे, लेकिन बिस्मथ क्यों पीछे हो गया? इसकी मेटेलिक बॉन्डिंग वीक हो गई, और मेटेलिक बॉन्डिंग किस पे डिपेंड कर रही होती है? उसकी वैलेंसी पे, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर सब बच्चों को पता है, +3 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द +5। तो जिसकी वैलेंसी कम है उसकी मेटेलिक बॉन्डिंग वीक है। चलो अच्छी बात है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे बोल दिया गया है, ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट हैव हाई वैल्यू, रीजन हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, और ये पीरियोडिक टेबल का रूल है, ये पीरियोडिक टेबल का रूल है। 3rd इज ग्रेटर देन 2nd एंड 2nd इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिमूवल न्यूट्रल से होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिमूवल मोनोकेटाइनिक से होता है, और ये इलेक्ट्रॉन रिमूवल डाइकेटाइनिक से होता है। और एक सिंपल सी बात है, तीनों की तीनों आयोनाइजेशन एनर्जीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऑल द आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑल टाइप, मतलब 1b 2b 3b टॉप टू बॉटम, क्लियर है? सब बच्चों को क्लियर होगी, डिक्रीज कर रही है। अब मैं एक बार पिछले पेजेस पे लेके जा रहा हूँ, यस और नो में जवाब दे देना जो भी इंटरेस्टेड हो, जबरदस्ती आप किसी का मुंह खुलवा नहीं सकते, क्लियर? इस पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, सेकंड पीरियड में डी ऑर्बिटल खाली नहीं, मतलब है ही नहीं, और बाकी सब में है, उससे इन्फ्लुएंस होंगी इनकी वैलेंसीज, और टॉप से बॉटम जाते जाते मेटल से मेटलॉइड से नॉन मेटल है, 2:1 का रेशियो है, 2 नॉन मेटल है, 2 मेटलॉइड है और 1 मेटल है। ये सेम आगे फिर बात आ गई है, इनको पिनिकोजेंस बोलते हैं, सफोकेटिंग ऑर्डर है। नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में 78% आपके अराउंड है, NaNO3 KNO3 चाइल्ड सोल्ट पीटर एंड इंडियन सोल्ट पीटर के फॉर्म में मिलता है। नाइट्रोजन प्रोटीन्स में अमीनो एसिड के साथ मिलता है।
फोस्फोरस एपेटेट फैमिली का मेंबर है, बोन्स में और फोस्फोप्रोटीन्स में मिलता है। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं। इस टेबल को करवाने से अच्छा मैंने एनसीईआरटी की टेबल करवाई, जो आगे जाकर मुझे एटॉमिक रेडियस, टॉप टू बॉटम इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट, बिस्मथ का तीसरे नंबर पे क्यों आ गया, तो समझने का तरीका क्या है। बिस्मथ का तीसरे नंबर पे आने की वजह क्या है, क्योंकि उसकी वैलेंसी ज्यादा नहीं हो पा रही। आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप नंबर 15 है, NH2NP3 है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो ग्रुप नंबर 14 से ये हायर ही होएगा। अगर मैं ग्रुप नंबर 5th को इसके बाद 16th से कंपेयर कर रहा हूं, तो इनकी वैसे लेफ्ट से राइट जाकर आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, इंक्रीज करती है, बट फोस्फोरस की सल्फर से ज्यादा है, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा है। उसकी वजह सिर्फ एक ही है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। चलो, मुझे तो तुम पे शक होने लग गया, तुम सो रहे हो और मैं वैसे ही बोले जा रहा हूं। अच्छा, चेक कराते हैं कितने बच्चे अभी मेरे साथ हैं, सुन रहे, हाथ खड़े करना। ये देखो, इसे 39 स्टूडेंट क्लास में 10 अभी भी इनर्ट है, 9 इनर्ट है अभी भी। भूमि यस और नो में जवाब देना। भावना, ओके, चलो। मास्क लगा तुम लोगों दोनों के मुंह पे, आवाज ऐसी आ रही है तो रजाई के नीचे छिपे हुए हो या मास्क लगा रखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भूमि, तुमने तो मास्क का बिजनेस खोल रखा है मुझे लग रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो, अच्छी बात है। चलो, ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ जी, मेरे को 8:25 से ऑर्डर था क्लास लेने का, तो मुझे कराना ही था 8:25 से। मैंने रिवीजन भी तो कर दिया, उसके बाद भी ज्वाइन नहीं किया। मैं आपको पता, मैं तीसरा रिवीजन कर चुका हूं। नथिंग। पी ब्लॉक में क्या एक्स्ट्रा बताएंगे बच्चे? पी ब्लॉक में जितना सिनॉप्सिस में दे रखा उतना हो जाए तो तुम विनर हो। ना, मतलब तुम छुट्टी की बात तो नहीं कर रहे कि मुझे शक हो रहा है। देवेश से बात कर लेना, वो हमारा खतरनाक इन्फॉर्मर है। चलो, कॉमन ऑक्सीडेशन, मैं समझ गया था तेरा इशारा, काम पहुंच रहा है धीरे धीरे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, लिसन केयरफुली। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, उससे पहले मैं बात कर लूं पहली बात क्या, कि जो ग्रुप नंबर आपके पास 5 है, जो ग्रुप नंबर आपके पास 5 है, ये मैक्स और मिनिमम की बात करें, ये मिनिमम है इसका। चैप्टर का नाम रेडोक्स, ये मैक्स है इसका, ठीक है। चैप्टर का नाम अगेन रेडोक्स। कोई भी अपने ग्रुप नंबर के बराबर मैक्सिमम शो करता है और कोई भी अपने ग्रुप नंबर -8 के बराबर मिनिमम शो करता है। तो नाइट्रोजन की बात करूं, -3 भी थोड़ी देर पहले बताया था। फोस्फोरस मैंने भी बताया था। आर्सेनिक मेटलोइड है, इसलिए ये भी -3 बना सकता है। इन्हीं की हम लोगों ने क्या देखी थी, ट्राई एनायन आयनिक रेडियस, टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीजेस, ठीक है जी, नीचे जाकर तो दिखेगा ही नहीं, ड्यू टू द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी हमें पता है, क्लियर। ये मेटलोइड है, इस वजह से ओखा ओखा बना लेगा, हाँ जी। और इंक्रीज इन साइज एंड मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अब जैसे जैसे -3 की बात करोगे, ये टेंडेंसी डिक्रीज करेगी। ये टेंडेंसी डिक्रीज क्यों करेगी, ये टेंडेंसी डिक्रीज क्यों करेगी, ये टेंडेंसी डिक्रीज करने की वजह क्या है, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज, और मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, गेन नहीं करते हैं। उसके बाद अदर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 +3 +5, वो तो पता ही है। चलो दूसरे नंबर पे लिख लेते हैं जी, जो बिस्मथ है, नाम सुना होगा बिस्मथ का, इसने क्या शो करना होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, दैट्स व्हाई इट कैन शो द
+3 स्टेबल, +5 अनस्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर, +3 स्टेबल, +5 अनस्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर. The stability of +3 oxidation state increases while that of +5 oxidation state decreases due to inert pair effect on moving down to the group. The only well characterized bismuth, बिस्मथ अगर कहीं well characterized है तो अपनी आयोनिक स्टेज के अंदर फ्लोराइड के साथ है. सबको पता है कि फ्लोरीन के साथ -1 करके क्या करेगा, आयनिक कंपाउंड का, अदरवाइज मुश्किल काम है. फ्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी तो है ना, फ्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है. क्लियर, फ्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है. फ्लोरीन इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो फ्लोरीन बिस्मथ को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा +5 तक, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है. उसके अलावा नाइट्रोजन, जिसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन +1 भी अभी आएगा थोड़ी देर में, +2 भी, +3 भी, +4 भी, +5 भी, ये सारे ऑक्सीडेशन शो कर सकता है. ये नाइट्रोजन एग्जिबिट्स ओल, ओल लिख दो काम हो जाएगा. फॉस्फोरस ऑल्सो शो +1. वैसे एक रूल है कि जिसका ओड ग्रुप नंबर है उसके ऑक्सीडेशन नंबर भी ओड ही होते हैं. क्लियर ना. लेकिन नाइट्रोजन +1, +2, +3, +4, +5 विद ऑक्सीजन शो कर सकता है. नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड शायद आपको पता भी होंगे. क्लियर, वो हमने लिखने हैं पूरी टेबल के अंदर. बाकी एक छोटी सी बात और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो तुम्हें ऑलरेडी पता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जब चल रही हो तो सब कुछ ही पता होगा. इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी आ जाए तो वहां एक चांस दिखेगा तुम लोगों को. क्या बोलते हैं उसको, डिसप्रपोर्शनेशन, जिसको ऑटो रेडॉक्स भी बोलते हो. ये देखो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, ये +5 में गया, ये +2 में गया, डिक्रीज भी कर गया, इंक्रीज भी. और रेडॉक्स चैप्टर बेसिस पे इस चैप्टर में भी क्वेश्चन पूछ लेगा वो. क्या, आउट ऑफ द 4 विच कंपाउंड डजंट पार्टिसिपेट इन द डिसप्रपोर्शनेशन. जिसका +5 है वो भी नहीं, जिसका +5 है वो भी नहीं, जिसका +5 की जगह -3 है वो भी नहीं. डिसप्रपोर्शनेशन में ना तो +5 जाएगा ना -3 जाएगा. कोई बता सकता है +5 -3 डिसप्रपोर्शनेशन में क्यों नहीं जाएंगे. हाँ, जबकि इंटरमीडिएट हो देन इट इज पॉसिबल. सिमिलरली फॉस्फोरस इन ऑल इट्स इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, देखो मैंने बोला था ना, फॉस्फोरस इन ऑल इंटरमीडिएट स्टेट्स डिसप्रोपोनेट इनटू -3 एंड +5 बोथ इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम. क्लियर. तो जैसे आपके पास फॉस्फोरस +3 में है, फॉस्फोरस यहां +3 में, ये +1 है, सॉरी, दूसरा +3 में, तो यहां डिस प्रपोर्शन हो सकता है. बट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ बिकम इंक्रीजिंगली स्टेबल. रीजन क्या है, वो साफ है, उसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट. अब आपके पास 1 मिनट का गैप है, किसी भी बच्चे का रैंडमली नाम उठाकर मैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पूछ लूंगा, फिर तुम्हारे पास कोई इलाज ही नहीं बचेगा कि तुम अपने आप को ये शो कर पाओ कि आप क्लास में थे या नहीं थे. Why is bismuth 5 is a stronger oxidant as compared to antimony +5? हाँ भाई, बिस्मथ +5 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है. हाँ जी, ये अनस्टेबल है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से अनस्टेबल है.
और अनस्टेबल होने की वजह से ही अपने स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर +3 में जाएगा, जो इटसेल्फ रिड्यूस करेगा, दैट वर्क्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लो जी, वैलेंसी की बात चली। अब वैलेंसी पे पहला स्टेटमेंट क्या लिखोगे? वैलेंसी पे जो पहला स्टेटमेंट बनेगा, लिसन केयरफुली, वैलेंसी पे जो पहला स्टेटमेंट बनेगा वो बनेगा, ये नाइट्रोजन से शुरू कर लें अगर हम, इसकी जनरल वैलेंसी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट 3 है, और मैक्सिमम वैलेंसी इसकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने से कितनी हो सकती है? 4। फास्फोरस की बात कर ले, इसके भी अनपेड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट, वैसे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन सभी के अंदर 3-3 ही है इन द ग्राउंड स्टेट, NH2 NP3 सभी को दिख रहा होगा। उसके बाद ये अपनी वैलेंसी 5 भी ले जा सकता है और 6 भी ले जा सकता है, क्लियर ना? जैसे PCl3, PCl5 और PCl6 माइनस। तो इस केस में उसने क्या बनाया, अगर सुन पा रहे हो तो अच्छी बात है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन एम्प्टी ऑर्बिटल, अपने एम्प्टी डी ऑर्बिटल के साथ इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रखा है। तो जितना इसने लिखा है सारा का सारा मैंने बोर्ड पे छाप दिया है, क्लियर? ध्यान से सुनने में इंटरेस्टेड हो तो सुन लो भाई, क्लियर? देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स, सबको पता है, इन वैलेंस शेल, ओके। These elements easily attain stable configuration by sharing 3 electrons, forming by covalent bonds, except nitrogen. All other elements have d empty, जो शुरू में लिख दिया था। These can be used to form the 5 covalent bonds, सब बोर्ड पे है। Maximum covalency of nitrogen is 4 coordinate bond बनाया हुआ है, क्योंकि d नहीं है इसके अंदर, क्लियर? अब आपके पास है, it can't be extend its valency ammonium, हाँ, ये क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट, अदर मेंबर्स हैव एम्प्टी डी, ये अपना कोवेलेंसी 5 और 6 भी कर सकते हैं, PCl5 भी, SbCl6 भी, PCl6 भी, और ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो जितना लिखा हो सारा का सारा मैंने बोर्ड पे उसको पिचका दिया है और एक्सट्रैक्ट लिख दिया है। हाँ जी, बस 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 बस, कहीं चला गया था क्या? चलो ये तो टेक्निकल है बच्चे, इसमें तो क्या कह सकते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5, जिसके बारे में हम कोवेलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 11वीं क्लास में भी पढ़ते थे। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपके पास 5 है, ये मैंने क्या लिख दिया, NOO, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन 5 है, और वैलेंसी कभी भी 5 नहीं हो सकती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 ही होगी। आप रेजोनेंस चैप्टर पढ़ चुके हो, उसमें सिखाया था कि सेकंड पीरियड का कोई भी मेंबर अगर अपना ऑक्टेट एक्सपेंड करता है तो भाई वो स्ट्रक्चर काट दो, गलत हो जाएगा वो स्ट्रक्चर। इफ द एनी एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, दैट मीन दैट स्ट्रक्चर इज इनवैलिड। ये N2O5 का स्ट्रक्चर बना दिया। तो फर्क समझा रहा है आपको कि वैलेंसी में और ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ग्रुप नंबर के बराबर हो सकती है, वैलेंसी ग्रुप नंबर के बराबर हो ये कोई जरूरी नहीं होता। ये सारा का सारा उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये जो पीछे एग्जांपल था ना, उसी का एक्सप्लेनेशन चल रहा है, ये लंबा चौड़ा। ये एक्चुअल में जब थोड़ा सा 11th की कमजोरी हो ना N2O5 पता हो ना N2, तो इसका एक एक लाइन पढ़नी चाहिए। अदरवाइज मेरी बात को सुनकर बस उसी पे गौर करो, टीचर ने फाइनल आंसर लिख दिया। हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर तुम खुद ढूंढ रहे हो। HNO3 acts as oxidizing agent while HNO2 acts as both. तुम लोग चिंगम चबा रहे हो क्या? तुम्हारी मुंह से आवाज नहीं निकलती कोई भी? हाँ, वेरी गुड।
बस ठीक है, ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट if the element in the compound is in the maximum oxidation state that works as only oxidizing agent. If oxidation number is intermediate, then works as both oxidizing as well as reducing agent. ये जो ऊपर क्वेश्चन था उसका जवाब आ गया है। ये पढ़ो भाई, एग्जांपल नंबर 4, what happens when phosphorus acid, फॉस्फोरस मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका सीधा सीधा जवाब बनेगा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट हो, परफेक्ट आंसर है। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, अगर कोई इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वहां ऑटो रिडॉक्स, क्लियर, डिसप्रोपोर्शनेशन के चांस रहेंगे। लो जी, एटोमिसिटी की बात चल रही है, छठा पॉइंट है, इसके अंदर मैं जो डिस्कशन करूंगा ध्यान से सुन लेना। एटोमिसिटी आपका छठा पॉइंट है। नंबर 1 इसमें बोलने वाला हूं, लिसन केयरफुली। नाइट्रोजन के रेफरेंस में एटोमिसिटी ओनली एंड ओनली 2 है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो मेरे भाई? इसने ना एक तो ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं करना, एक ये कैपेबल है पी पाई बॉन्डिंग करने में, छोटा साइज पी पाई बॉन्डिंग में कैपेबल है। ग्रुप नंबर 14 कार्बन में बोला था स्मॉल साइज हो, क्लियर, वहां आपके पास पाई बॉन्डिंग वेरी गुड होगी, इफेक्टिव होगी। अगर स्मॉल साइज हो पाई बॉन्डिंग इफेक्टिव होगी, दैट्स व्हाई नाइट्रोजन कैन फॉर्म द पाई बॉन्ड। तो ये एटोमिसिटी 2 हुई। लेकिन जैसे ही मैं फास्फोरस आर्सेनिक पे गया, मुझे भी पता है और शायद आपको भी पता है, पाई बॉन्डिंग बड़े साइज में वीक होने लगेगी ड्यू टू लार्ज साइज। पाई बॉन्डिंग ड्यू टू लार्ज साइज वीक होने लगेगी, पाई बॉन्डिंग ड्यू टू लार्ज साइज वीक होने लगेगी। और जैसी पाई बॉन्डिंग लार्ज साइज की वजह से वीक होना शुरू हुई, फास्फोरस और आर्सेनिक क्या होंगे? टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। एटोमिसिटी समझते हो ना, नंबर ऑफ एटम्स इन द मोलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स इन द मोलिक्यूल, ये एटोमिसिटी है इसकी। तो फास्फोरस को अगर आप देखना सुनना पसंद कर रहे हो तो फास्फोरस आपके पास कैसे एग्जिस्ट करेगा? लो जी, पी पी पी, लो जी, और ये बन गया इसका 4th बॉन्ड, और सब पे एक एक लोन पेयर विराजमान है। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, ये हाईली स्ट्रेन्ड है, आगे जाकर और बताऊंगा आपको। इतना ज्यादा स्ट्रेन्ड है कि ये हाईली अनस्टेबल भी है। बट एटोमिसिटी इज 4, फिलहाल तो ये डिस्कशन चल रहा है। तो किसी की एटोमिसिटी 2 है तो बोलो ना पाई बॉन्ड बना लेगा, कैसे कैसे बना लेगा? स्मॉल साइज है, फिर क्या हो गया? इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो गई। फास्फोरस आर्सेनिक में पाई बॉन्डिंग वीक हो गई, क्यों? लार्ज साइज की वजह से। दैट्स व्हाई टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में मिलता है। चाहो तो लाइन टू लाइन इसको पढ़ सकते हैं हम लोग, टू स्मॉल साइज। नाइट्रोजन हैज एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ, खुद से खुद का बनना, एंड अदर एलिमेंट हैविंग स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लियर। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सबको पता है, एन डबल ओ भी बनता है, एन डबल ओ के अलावा एन ट्रिपल एन भी बनता है, क्लियर। Thus can exist n triple bond and molecule. Heavy element this group do not have p-pi bond as their atomic size are so large, diffuse and they can't have effective, सब कुछ लिखा हुआ है बोर्ड पे। अगर इतना भी आप अपनी कॉपी में रखते हो या मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भेजता हूं तो आप इसी को पढ़कर विनर बन सकते हो। इट इज ड्यू टू इनएबिलिटी टू फॉर्म p-pi bonding that these elements except nitrogen do not exist as diatomic molecule but they have tetrahedral arrangement, phosphorus, arsenic, antimony, कारण p-pi bond ही नहीं बनाया इन्होंने। सबको पता चल रहा है क्या हो रहा है बोर्ड पे? आपको पता हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर कर रहे हैं, पक्का? भूमि कह रही है आपने सही कहा, कोऑर्डिनेशन कर रहे हो आप, मतलब मैं कर रहा हूं, तुम नहीं कर रही है। तो ऐसे बोलो पीपल कर रहे हैं, कर रहे हैं चाय नहीं पी? अच्छा, वेरी गुड। तुम जागने के लिए करती क्या हो?
मतलब सोती रहती हो, क्या बात है। चलो जी, तो ई की जगह फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी सभी रखे जा सकते हैं। क्लियर है? हेंस नाइट्रोजन एग्जिस्ट, वो तो पता चल ही गया। अकेला अकेला, डिस्क्रीट को कुछ बच्चे पूछने आते हैं, डिस्क्रीट मतलब क्या होता है? डिसकंटिन्यू। डिस्क्रीट का मतलब है डिसकंटिन्यू, अकेला अकेला। क्लियर? वेंडरवल फोर्स मिलेंगे, वेंडरवल फोर्स मिलेंगे इसके अंदर, वेंडरवल फोर्सेस मिलेंगे इसके अंदर। क्लियर ना? हेल्ड बाय वीक वेंडरवल फोर्सेस बट अदर एग्जिस्ट। अब E4 हुआ तो मोलिकुलर वेट भी बढ़ गया, मोलिकुलर वेट बढ़ेगा। क्लियर ना? तो धीरे धीरे इसकी कंडेंस फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। तो P4 सॉलिड, उसके आगे वाले सारे सॉलिड हेल्ड बाय स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। साइज बढ़ता है तो वेंडरवाल फोर्सेस भी बढ़ते हैं, शायद आपको पता हो। ठीक है ना? दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स द अकरेंस ऑफ नाइट्रोजन एज गैस एंड रिमेनिंग ऑल आर सॉलिड। कुछ पता चला? एक बार मैं पिछली स्लाइड्स को दिखा रहा हूं, इस स्लाइड पे कोई दिक्कत हो शुरू से ले रहा हूं, चलो। क्योंकि जितना अच्छा मैंने 15th ग्रुप करवा दिया उतना मुझे 16th 17th करने को अपने आप ही मिल जाएंगे। इस पेज पे कोई डाउट है किसी को? कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, एम्पटीडी है नहीं है, ये लिखा हुआ है मेटल, नॉन मेटल, मेटलोइड है। इनको पिनिकजन बोलते हैं, नॉन मेटल, मेटलोइड, मेटल का 2-2 1 का इसमें ऑर्डर है, 2-2-1। परसेंटेज 78%। एक चाइल्ड सोल्ट पीटर है, इंडियन सोल्ट पीटर है, प्रोटीन्स में नाइट्रोजन मिलता है, एपेटाइट फैमिली में फास्फोरस मिलता है। फिर मैंने ये टेबल करवाई, इस टेबल का रिप्रेजेंटेशन एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, एमपीबीपी बिस्मथ का कम क्यों हो गया आर्सेनिक एंटीमनी से? रीजन क्योंकि अच्छी मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं बना पाया, क्योंकि एन पे इलेक्ट्रॉन कम थे, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, तीनों के तीनों। और इंडिविजुअल कंपैरिजन तो 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। फिर बिस्मथ के बारे में बात हुई कि बिस्मथ 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पा रहा, 3 शो कर पा रहा है। रीजन क्या है? उसका रीजन है इसके अंदर पेयर बिकम्स इनर्ट। और कोई इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो डिसप्रोपोर्शनेशन करेगा। अगर इंटरमीडिएट की जगह पे आपके पास ऑक्सीडेशन मैक्सिमम हो तो वो ऑक्सीडाइजिंग होएगा, और मिनिमम हो तो रिड्यूसिंग होएगा। पुरानी बातें सारी। तभी तो पी ब्लॉक एलिमेंट ना बहुत फास्ट हो जाता है अगर सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रखी है तो। एटॉमिसिटी पे बात चली तो नाइट्रोजन आपको मिलता है डायटोमिक, क्योंकि पी पाई बॉन्डिंग कर सकता है, जबकि बाकी मिलते हैं टेट्राएटोमिक, क्योंकि वो पी पाई बॉन्डिंग नहीं कर सकते हैं, साइज लार्ज है। लो जी, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन और स्टार्ट हो रहा है इसके बाद, इसको बोलते हो कैटिनेशन। कैटिनेशन के जो जो काम की बातें मैं पहले लिख देता हूं आपको। अगर किसी को कैटिनेशन करवाना हो, ठीक है जी, तो साइज आपके पास स्मॉलर होना चाहिए। जितना छोटा साइज होएगा उतना कैटिनेशन के चांस बढ़ेंगे। कैटिनेशन करवाना हो तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। कैटिनेशन करवाना हो तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। कनेक्शन किसके से? कैटिनेशन से कनेक्शन साइज का, कैटिनेशन से कनेक्शन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। क्लियर? कार्बन का एग्जांपल बेस्ट है यार, कार्बन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई है, दैट्स व्हाई इन द 14th ग्रुप। आपको कैटिनेशन तो पता है क्या होता है? हाँ, इट्स सेल्फ बॉन्डिंग। ऐसा तो नहीं कैट का मतलब बिल्ली। वेरी गुड। यस सर वाला कौन था? ओए कनव, अमन तो नहीं था पक्का, वो तो सिंसियर है। मतलब ना किसी की सिंसियरिटी पे दिक्कत है, खुद सिंसियर है नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है। कैटिनेशन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के साथ बढ़ेगा। कार्बन में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी थी 348 किलोजूल पर मोल। वही हरकत अब फास्फोरस कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आप सारे के सारे बच्चे समझदार हो, ऐसा आपको लगता होगा। क्लियर? क्योंकि फास्फोरस में लोन पेयर रिपल्शन नहीं है। नाइट्रोजन में लोन पेयर, ये शॉर्ट बॉन्ड डिस्टेंस, और शॉर्ट बॉन्ड डिस्टेंस पे एलपीई
क्या हो गया, रिपल्शन। और एलपी रिपल्शन अगर हो गया है, क्लियर ना, तो पक्की बात इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो हो गई है कम। और यही तो एक खतरनाक टॉपिक था, चैप्टर का नाम था केमिकल बॉन्डिंग। 3 ही तो आपके पास ग्रुप थे, N सिंगल N, O सिंगल N एंड F सिंगल F, क्लियर, OONNFF, जहां बॉन्ड तोड़ना आसान था, बॉन्ड डिस्टेंस कम थी, फिर भी क्यों, क्योंकि वहां क्या हो रहे थे, लोन पेयर रिपल्शन। तो अब हमने साफ बोल दिया कि कैटिनेशन वही हो पाएगा जहां बीडी ज्यादा है, साइज छोटा है। तो नाइट्रोजन का साइज छोटा है, लेकिन ये मुझे कलेक्टिव फैक्टर साथ में चाहिए था, दोनों इकट्ठे चाहिए थे, बीडी ज्यादा हो और साइज छोटा हो। तो पीपी में मुझे बीडी मिल गई, बॉन्ड डिसोसिएट, इसी वजह से फास्फोरस ने कैटिनेशन शो किया, नाइट्रोजन ने कैटिनेशन शो नहीं किया। नाइट्रोजन का मैक्सिमम कैटिनेशन बता दूं, सारे बच्चे जानते हैं इसको, ये है आपके पास हाइड्रोजोइक एसिड, इसका मैक्सिमम कैटिनेशन है, इसका मैक्सिमम कैटिनेशन है, हाइड्रोजोइक एसिड में मैक्सिमम कैटिनेशन है। तो इसको मैं पढ़ दूं अगर आप समझने में इंटरेस्टेड हो, जिससे तुम्हारी वर्ड टू वर्ड दिमाग में बैठ जाएगा। टेंडेंसी टू कैटिनेट डिपेंड्स टू एलिमेंट बॉन्ड एनर्जी, पता चल गई बात। द सिंगल NN बॉन्ड इज वीकर, रीजन कारण है लोन पेयर रिपल्शन, okay, pp bond because of the high interelectronic repulsion of the non bonding electrons mean lone pairs owing to small bond length. As a result, catenation tendency is much less in the nitrogen. Hydrogen can form chain up to 3 carbons, 3 atoms, that is hydrozoic acid. In contrast to nitrogen, phosphorus has distinct tendency to catenate, forming cyclic, open, ढेरों, वो हम देखेंगे, क्लियर ना। इसकी साइक्लिक कैटिनेशन में फास्फोरस का कैटिनेशन पावर नाइट्रोजन से मच ग्रेटर हो गया है, सिर्फ एक ही चीज को खतरनाक फेवर कर रही है, उसको बोलते हो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लो जी, अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड हो तो अच्छी बात है, सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर आपकी चॉइस है। Very good. Except nitrogen, all members show the allotropy. Clear. Beside restricting its covalencies for nitrogen can't form p pi d pi. तो नाइट्रोजन में लिख दिया गया p pi d pi बॉन्डिंग नहीं है। मेरे भाई p pi d pi बॉन्डिंग होएगी भी कहां से? पहले ही पेज पे लिखा था कि इनके पास empty d ऑर्बिटल्स है ही नहीं, इनमें empty d ऑर्बिटल्स है ही नहीं, जबकि इसके बाद वाले 5 वैलेंसी भी शो करते हैं और p पाई d पाई बॉन्डिंग भी करते हैं, क्लियर। फास्फोरस भी कर लेता है, आर्सेनिक भी कर लेता है, p पाई d पाई, क्योंकि उनके अंदर d एम्प्टी d ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, क्योंकि उनके अंदर एम्प्टी d ऑर्बिटल। सेम ही बात को रिपीट करते हैं, अगर कभी पढ़ने बैठो तो समझ में आएगा कि डिफिकल्ट टास्क नहीं है, डिफिकल्ट टास्क है टिक के बैठना। जिस दिन बैठ गए उस दिन चीजें समझ में आने लगेंगी। इवन एक बात और है, p पाई के साथ में p पाई d पाई बॉन्डिंग भी पॉसिबल, d पाई क्लियर। एक तो इस 15वें ग्रुप का मेंबर, साथ में आपके पास अगर आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट हो, ट्रांजिशन एलिमेंट, तो उनमें d पाई, क्योंकि एम्प्टी d इसमें तो है ही, 5वें A में तो एम्प्टी d है ही, और इसके बाद जो तुम्हारा ये जो थर्ड बी ग्रुप है, 4th B ग्रुप है, क्लियर ना, ये वाले सारे डी ब्लॉक, इनके पास भी एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल है। तो या इसका लोन पेयर, इसका भरा हुआ ऑर्बिटल उसको डोनेट हो जाएगा, कुछ भी, लेकिन डी पाई बॉन्डिंग बनाने में कैपेबल है। अब एक बड़ी सिंपल सी बात है, हर ग्रुप का छोटा मेंबर, स्मॉल मेंबर ऑफ एवरी ग्रुप, स्मॉल मेंबर ऑफ एवरी ग्रुप, हर ग्रुप का छोटा मेंबर कुछ अजीब होता है, मतलब कुछ एनोमलस, कुछ अलग सा बिहेवियर शो कर रहा होता है। तो जैसे ग्रुप नंबर फर्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट लिथियम, ग्रुप नंबर 2 बेरिलियम, ग्रुप नंबर 3 बोरोन, ग्रुप नंबर 4 कार्बन, ग्रुप नंबर 5 नाउ द नाइट्रोजन। तो एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, इस पे डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है। इसके जवाब बड़े सिंपल है, मैं बता देता हूं।
एक तो लिखना एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है, एक्सपेंड नहीं करता ऑक्टेट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, छोटा है, डायटोमिक है क्योंकि पी पाई बनाता है, क्लियर ना। नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में क्योंकि पी पाई करके डिस्क्रीट यूनिट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो सारे जवाब नीचे लिखे हुए, नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप ड्यू टू द स्मॉलर साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्लियर, एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। स्नोरिंग की आवाज कहां से आ रही है? भूमि, तुम्हारे यहां से आ रही है? भावना सोगी लगती है। पक्का इस पेपर में कितने नंबर आए बेटा? समथिंग मतलब 140.23। ओके ओके, कल ही हुआ है शाम को पेपर। इतनी कमजोर याददाश्त हो गई तुम्हारी? ऐसा ना करो बेटा। ओके, अमन सिंह तेरे कितने आए अभी? एक गलत कौन सा हुआ? ओके, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्मॉल साइज है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है, डिस्क्रीट यूनिट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लियर ना। और मैक्सिमम वैलेंसी 4 है इसकी। बस ये सब जोड़ दोगे तो अपने निचले सारे के सारे मेंबर से कुछ अलग बिहेवियर शो करने लगेगा। बस अगला क्वेश्चन पढ़ लो भी, 5वां नंबर। व्हाई डज R3PO एग्जिस्ट बट R3NO डजंट? क्या बोलोगे? एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है, दैट्स व्हाई इनका ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता है, तो नाइट्रोजन की 5 वैलेंसी पॉसिबल नहीं है। ये सेम ही क्वेश्चन आ गया। जल्दी जल्दी पढ़ो भी क्वेश्चन, इतने निकम्मे क्यों हो रहे हो? नाउ केमिकल रिएक्टिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्राइड्स का डिस्कशन चल रहा है। टिक कर सुन लेना, टिक कर सुन लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो गया है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, 12वीं लिखने जा रहे हो तो भी और नीट लिखने जा रहे हो तो भी। सुनो भाई ध्यान से, ये मेरे पास अमोनिया, दूसरा मेरे पास फोस्फीन, तीसरा आर्सेनिक से आर्सीन, फिर उसके बाद है एंटीमनी से स्टिबीन, और लास्ट बिस्मथ से बिस्मुथीन है। क्लियर है? अमोनिया पहले वाले का नाम है, उसके बाद वाले का नाम फोस्फीन है, इसको अमोनिया बोल रहे हो, इसको फोस्फीन बोल रहे हो। आगे आर्सीन, आर्सेनिक, आर्सीन, ऐसे इन बिस्मुथीन, स्टिबीन, ये बोलते चले ना, स्टिबियम से स्टिबीन। अच्छा जी, अब मुझे देखना है इनको प्रिपेयर कैसे करें, बनाएं कैसे। तो इनको बनाने का तरीका पता है क्या है? मेटल का नाइट्राइड, तो नाइट्रोजन 3 वैलेंसी, मेटल 2 मतलब मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है। अब मेटल के नाइट्राइड की जगह मेटल का फोस्फाइड CA3PA2 हो गया, क्लियर। ऐसे तुम लोग इन्हीं, ध्यान से सुनो भाई, जो ये थर्ड मेंबर है ना आर्सेनिक, ये माइनस हो सकता है, तो जिंक के साथ में जिंक ट्वाइस, आर्सेनिक थ्राइस। तो देख रहे हो खास बात हम क्या कर रहे हैं, 3 2 3 2 3 2। ये कैल्शियम मैग्नीशियम, या लिखी कैल्शियम मैग्नीशियम, जिंक, ये सब करेंगे क्या? जब इनको आप हाइड्रोलाइज करोगे, जब इनको आप हाइड्रोलाइज करोगे, जब इनको आप हाइड्रोलाइज करोगे, नाइट्रोजन नेगेटिव अमोनिया, फास्फोरस नेगेटिव फोस्फीन, आर्सेनिक नेगेटिव आर्सीन, ये इनका प्रिपरेशन मेथड हो गया। क्या आप सुन पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं?
ammonia, phosphine, arsine, stibine, bismuthine, these are very very important compounds, मतलब हाइड्राइड्स ऑफ द ग्रुप नंबर 15। आगे काम की बातें तो अभी शुरू होनी है। ये मैंने कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स लिख रखी हैं, जिसमें एमपी है, बीपी है, बॉन्ड एंगल है और ईएच बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो सबसे पहले मैं आपसे काम शुरू करता हूं बॉन्ड एंगल का। देखते हैं कितने लोग मुझे सपोर्ट कर पाएंगे। VSEPRT, VSEPRT। अब मैंने लिखा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है जी। फिर मैंने लिखा अमोनिया, लोन पेयर इस पे एक है, सभी पे लोन पेयर एक है, सराउंडिंग एटम भी सेम है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों की आत्मा जाग गई हो इतनी देर में कि क्या कहना चाहता है। क्लियर, हाइब्रिड स्टेट सबकी सेम है, सराउंडिंग एटम्स सारे के सारे सेम है, लोन पेयर का नंबर सेंट्रल पर सेम है। बस जो सेंटर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिफरेंट है। और आपको इसका एक सिंपल सा कोड बना के दिया था, अगर याद आ रहा हो तो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। तो कोई बता पाएगा सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका आ गया? अमोनिया। नाइट्रोजन का बॉन्ड एंगल तो नहीं होगा, अमोनिया। क्लियर ना? तो नाइट्रोजन जहां अमोनिया में है, अब उसकी वजह जानने में इंटरेस्टेड तो आओ मेरे साथ। इस N की जगह पे मैं कॉमन एलिमेंट लिख देता हूं E। अब सुनो, E की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द E इंक्रीज की, पहली बात। फिर क्या होएगा? अट्रैक्शन ऑन बॉन्ड पेयर्स बढ़ेगा, अट्रैक्शन ऑन बॉन्ड पेयर्स बढ़ेगा, अट्रैक्शन ऑन द बॉन्ड पेयर्स बढ़ेगा। अट्रैक्शन ऑन द बॉन्ड पेयर बढ़ने से क्या फायदा नुकसान होएगा? अट्रैक्शन बढ़ेगा तो मेरे भाई एक चीज साथ में बढ़ेगी, रिपल्शन ऑफ बॉन्ड पेयर। इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल ही करेगा ना। ये जितने नजदीक होंगे सेंट्रल के, जितने बॉन्ड पेयर सेंट्रल के नजदीक होंगे, जितने बॉन्ड पेयर सेंट्रल के पास होंगे, उतना रिपल्शन बढ़ेगा। और जितना रिपल्शन बढ़ेगा, सीधा सा जवाब आ गया है, उनके बीच डिस्टेंस बढ़ेगी। क्लियर? उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी। उसी डिस्टेंस का नाम आपने क्या रख रखा है? बॉन्ड एंगल। डिस्टेंस इन बिटवीन द बॉन्ड्स। और उसी का कलेक्टिवली आपने क्या नाम रखा हुआ है? बॉन्ड एंगल। हो सकता है आपके दिमाग में ये बात 2-3 बार पहले भी बता रखी, उतर गई हो कि बॉन्ड एंगल कैसे बढ़ाओगे आप। सेंट्रल अगर डिफरेंट है, सराउंडिंग सेम है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। बॉन्ड पेयर जितना नजदीक हो गया, बॉन्ड पेयर जितना सेंट्रल के पास हो गया, बॉन्ड पेयर जितना सेंट्रल के पास हो गया, उतना उतना उनके बीच रिपल्शन लगे। और जितने रिपल्शन लगे, बॉन्ड एंगल बढ़ गया। बोर्ड में 8 नंबर का चैप्टर है ये वाला। अगर 70 नंबर का बोर्ड है तो उसमें 8 नंबर का पी ब्लॉक है। क्लियर ना? और जितनी बातें बता रहा हूं ना, इसी में से क्वेश्चन निकल आएंगे 8 नंबर के, तो ध्यान से सुन लो भाई। क्लियर? और उधर कम से कम 16 नंबर मिलेंगे। तो ये बात अगर आपके दिमाग में उतर गई हो, तो अब मैं आपसे ऊपर जो टेबल दे रखी थी उन पे बात कर लूं, बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं। बॉइलिंग पॉइंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं आगे जाकर चेक करते हैं जी। वैसे मैं इसको इंडिविजुअली रख के बैठता हूं, टेबल को मारो गोली। बॉन्ड एंगल समझ में आ गया तो थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। थर्मल स्टेबिलिटी किसकी? थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्लियर? जिसके अंदर NH बॉन्ड स्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑफ EH बॉन्ड। नाइट्रोजन
डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से ईएच बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा? अमोनिया, फिर फोस्फीन एंड देन कंटिन्यू। और अगर तुम्हें एक लाइन याद आ रही है जो मैं बार बार बोलता हूं क्लासेस में, फ्रेंडशिप बराबर वालों में अच्छी लगती है, तो बिस्मथ और एच के बीच का जो फ्रेंडशिप है ये वीक बॉन्डिंग वाली अनस्टेबल बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन एलकेजी में पड़ता है और ये मेडिकल कॉलेज में पड़ता है। इन दोनों के बीच का फ्रेंडशिप हाईली अनस्टेबल होएगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी इसी से बना दो। अगर मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं, स्टेबिलिटी ऑफ ईएच बॉन्ड, क्लियर, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसी से मैं एक बात बोल रहा हूं जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है उसका रिड्यूसिंग नेचर कम है, इनवर्सली टू रिड्यूसिंग। अरे भाई बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा ना। लेकिन पता क्या है एक्चुअली प्रॉब्लम कहां आती है? मैंने बोला रिड्यूसिंग ही नहीं समझ में आया। रिड्यूसिंग क्या? अरे भाई जो एच रिलीज करेगा, तो एच रिलीज कौन कर रहा है? BH कैन इजिली रिलीजेस एच, ये इजिली एच रिलीज कर रहा है, और जितना जल्दी एच रिलीज करेगा बिकम्स अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो अमोनिया की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, जबकि बिस्मथ हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी कम है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ना याद आए तो ग्रुप नंबर 13 पे चले जाओ, ग्रुप नंबर 14 पे सेम लाइनें कॉपी मारी हुई हैं, चाहो तो मैं दिखा सकता हूं आपको। ये देखो जी, ग्रुप नंबर मैं 14 की बात करूंगा। मीथेन की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, PbH4 की थर्मल स्टेबिलिटी कम है, और ये थर्मल स्टेबिलिटी है। और रिड्यूसिंग नेचर की बात करेगा तो PbH4 का रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा है और मीथेन का सबसे कम है। ये ग्रुप नंबर 14 11वीं क्लास पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात हो रही है। बोन विश्वास नहीं भाई, 2 साल में मैंने बनाया क्या तुम्हारे साथ? कनप पे विश्वास मत कर, तू मेरे पे तो कर कम से कम। नहीं, तेरे पे अमृत विश्वास नहीं कर रहा, वो कह रहा सर आप पे तो है मेरा बॉन्ड एंगल। कोई नहीं नहीं अमृत, वो तुम्हारा अमन तुम्हारा दोस्त नहीं है? अच्छा, स्पेशल वाला है। चलो, बॉन्ड एंगल की बात मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दी आपको। जिस सेंट्रल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, विद एक्सप्लेनेशन दे दिया, उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा बच्चे? ज्यादा होगा। ठीक है जी, सारा एक्सप्लेन किया जा चुका है ऑलरेडी आपको। अब बीपीज की बात करूं तो बीपीज पे मैं लिख देता हूं, 1-2 मिनट की क्लास बाकी है मेरे पास, क्लियर। और जितना मैंने पढ़ा है इसको प्रॉपरली रिवाइज कर लेना बच्चे, क्लियर। अब मैं आपको बीपी की बात करूं अगर, तो बीपी डायरेक्टली टू मोलिकुलर वेट होता है, बीपी डायरेक्टली टू पोलैरिटी होता है, बीपी डायरेक्टली टू द बीपी मोलिकुलर वेट का हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनमें से जो भी फैक्टर दमदार तरीके से लग गया, देखो 1 2 3 4 5, मैं इसका कोड बनाऊंगा, ध्यान से सुन लेना। ये अमोनिया है, ये फोस्फीन है, आर्सीन है, स्टीबीन है, और ये मेरे पास बिस्मुथीन है। बस मुझे करना क्या है, इस अमोनिया को उठाना है, इन दोनों के बीच में रखना है, जिससे सारे आंसर फिक्स हो जाएंगे। जो बिस्मुथीन है उसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है, SbH3 का मोलिकुलर वेट ज्यादा है। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रेंज वो नहीं है जो होनी चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डिक्रीजिंग ऑर्डर आप में से बच्चों को पता भी होएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर, हाँ परफेक्ट है, क्लियर। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में उतनी खतरनाक हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, क्लियर। दैट्स व्हाई आपका जो आंसर बना 2 greater than 3
greater than 1, sorry, 2 less than 3, 3 less than 1, 1 less than 1 less than 1 less than 4 and 4 less than 5. और रीजन ही ऊपर पड़े हुए सारे के सारे, ये रीजन है। ठीक है भाई, ये बीपीज का ऑर्डर हो गया। और उसके बाद आपको बता ही दिया था सारी चीजें। बेसिक कैरेक्टर पे बात मैंने करनी है, वो मैं होल्ड पे रखूंगा क्योंकि अगले 3 मिनट में मुझे अगली क्लास में ज्वाइन करना है। तो इतनी बात आपको समझ में आती हो। ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बीपीज, डिक्रीजिंग बीपीज क्या हो गए भाई? देखो फोस्फीन सबसे लास्ट में रखा हुआ है, ये देखो ये लिखा ना, ये 5वां नंबर है, ये 4था नंबर है, ये पहला नंबर है, और यहाँ मेरे पास ये दूसरा तीसरा है। तो 2 3 के बीच में और 4 5 के बीच में, 2 3 4 5 के बीच में 1 फंसा दिया है। रीजन बिल्कुल परफेक्ट है जो आपको बताया अभी। क्लियर ना?